नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज किया था कि कल से आपके रेगुलर क्लास आ जाएंगी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान की क्लास नंबर 10 लेकर आया हूं, जिसमें हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो कि सीटेट भर्ती के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, आगामी भर्ती जितनी भी कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये क्लास होने वाली है। तो पूरा सिद्धांत एक वीडियो में ही हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, संपूर्ण सिद्धांत को समझने की कोशिश करना। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। हमने इसके पहले 2 सिद्धांत पढ़ लिए थे। कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो हमने थॉर्नडाइक का जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है वो हमने पढ़ लिया है। एक हमने पावलोव का जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है साथियों, जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है वो भी हमने पावलोव का पढ़ लिया है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये आज की क्लास में स्किनर का जो संपूर्ण सिद्धांत है उसको हम खत्म करने वाले हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। किसको? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दिया गया था। ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर को हम शॉर्ट में BF स्किनर के नाम से भी जानते हैं। BF स्किनर मतलब ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर। इंग्लिश में क्या नाम है साथियों इसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो भी हम देख लेते हैं कि भाई इस सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको RS अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल हमने 6 नाम इसके देख लिए भाई। एक तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, एक नाम तो ये रहा, और 5 नाम यहाँ पर हमने ये पढ़ लिए हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कह दो, या सक्रिय अनुबंधन का कह दो, साधनात्मक अनुबंधन का कह दो, R टाइप अनुबंधन का कह दो, RS अनुबंधन का, कोई किसी भी नाम से आप इसको बोला सकते हो। एग्जाम में कुछ भी नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे ये जो 6 नाम लिख रखे हैं, अधिकतर यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पर किया था? कबूतर व सफ़ेद चूहे पर। भाई कबूतर पर और सफ़ेद चूहे पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? ये देखिए, स्किनर के प्रयोग में पिंजरे में चूहा, कि भाई एक पिंजरा था जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? स्किनर बॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है वर्तमान में। साथियों, इन्होंने क्या किया था? इस चूहे को इसमें बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में यहाँ पर एक बटन होता था कि भाई इस बटन को जब दबाया जाएगा तो यहाँ भोजन आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर से ये भोजन आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ बटन को दबाया जाता है और ये भोजन आ जाता था, तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जब चूहे को भूख लगती थी तो वो क्या करता था? यहाँ पर अनुक्रिया करता था। और अनुक्रिया उसकी क्या होती थी साथियों? इस लीवर को दबाना। इसको लीवर भी कहा जाता है, इसको बटन भी कहा जाता है, लेकिन लीवर ज़्यादातर दे रखा होता है। तो जैसे ही इस लीवर को दबाया जाता था, यहाँ से भोजन इस पिंजरे में आ जाता था। तो यहाँ पर ये जो लीवर को दबाने का कार्य चूहे के द्वारा किया जाता था, वो उसकी अनुक्रिया थी। क्या थी? अनुक्रिया। भाई अनुक्रिया यहाँ पर पहले करवाई जा रही है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भोजन मिलता था चूहे को, वो पुनर्बलन का कार्य करता था साथियों। किसका कार्य करता था? पुनर्बलन का। जैसे मान लीजिए वो अनुक्रिया कर रहा है, उसको पुनर्बलन के रूप में भोजन मिल रहा है, तो उसकी भूख शांत हो रही है, मतलब उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है। तो जैसे ही वापस उसको भूख लगेगी तो वापस वो क्या करेगा? लीवर को दबाएगा, वापस भोजन यहाँ आएगा, भूख शांत हो जाएगी भोजन करते ही। तो ये क्रिया चलती रहेगी। मतलब ये है कि पहले अनुक्रिया कराई जाती है इसमें, और फिर बाद में पुनर्बलन के रूप में कोई चीज़ दी जाती है जिससे जो अधिगम करता है वो संतुष्ट हो सके। तो देखो, यहाँ इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको भी आपको इंग्लिश में याद रखना है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन, इस प्रकार के अधिगम को कहा जाता है साथियों। प्रयोग में ज़्यादा कुछ नहीं, एक तरफ लीवर का दबाना होता है, एक तरफ भोजन प्राप्ति होती है, भोजन यहाँ पर मिलता है वो पुनर्बलन है, लीवर यहाँ पर अनुक्रिया है, लीवर को दबाना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें, देखो
स्किनर के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्किनर हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे। ठीक है, हार्वर्ड अमेरिका में एक विश्वविद्यालय था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये प्रोफेसर के रूप में कार्य करते थे। तो इन्होंने साथियों 1938 में एक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक का क्या नाम था? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं। तो 1938 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और इसी पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। साथियों, इन्होंने, स्किनर ने जो यहाँ पर ये चूहे पर प्रयोग किया था, तो इस चूहे पर प्रयोग करने के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। कितने? 2 निष्कर्ष निकाले थे। तो कौन कौन से निष्कर्ष इन्होंने प्रयोग के आधार पर निकाले थे स्किनर के अनुसार देख रहे हैं हम। तो देखो, पहला जो इनका निष्कर्ष था वो था किसी भी अनुक्रिया के लिए किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के पश्चात कोई बल देने वाला प्रभावी उद्दीपक प्राप्त हो जाता है तो वह पुनर्बलन का कार्य करता है, जिससे क्रिया की पुनरावृत्ति संभव है। बिल्कुल जो इन्होंने प्रयोग किया था वैसा ही निष्कर्ष निकाल दिया। पहला तो क्या कह रहा है भाई, ये कोई भी अनुक्रिया यदि कराई जाती है तो उसके लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर चूहा पहले क्या दबा रहा है? लीवर को दबा रहा है। तो भाई उसको उद्दीपक कहाँ मिल रहा है? उद्दीपक तो बाद में मिलता है। ठीक है, लेकिन अनुक्रिया के बाद में, मतलब उसने लीवर को दबा दिया तो उसके बाद में कोई बल देने वाला प्रभावी उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बल देने वाला प्रभावी उद्दीपक क्या था साथियों? भोजन था, जो उसकी भूख को शांत कर देता है, तो वह पुनर्बलन का कार्य करेगा। तो मतलब वो जो उद्दीपक है वो किसका कार्य कर रहा है? मतलब भोजन किसका कार्य कर रहा है? यहाँ पर पुनर्बलन का कार्य करता है, जिससे क्रिया की पुनरावृत्ति संभव है। क्रिया की पुनरावृत्ति संभव कैसे है? मतलब जैसे दोबारा वो लीवर दबाता है, जैसे क्रिया की पुनरावृत्ति कब होगी? जब उसको भोजन मिलेगा, क्योंकि भोजन क्या है? एक प्रभावी उद्दीपक है। और प्रभावी उद्दीपक कब होगा? जब वो आवश्यकता की संतुष्टि, मतलब आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तब उसको प्रभावी उद्दीपक माना जाएगा यहाँ पर। तो भोजन यहाँ पर एक प्रभावी उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, इसलिए दोबारा यहाँ पर क्रिया की पुनरावृत्ति भी होती है। क्लियर है सभी के? ये तो इनका पहला निष्कर्ष था कि भाई उद्दीपक पहले मत दो, उद्दीपक बाद में दो, जो पुनर्बलन का कार्य करे, जो प्रभावी रहे, तो फिर दोबारा अधिगमकर्ता जो है वो उसी क्रिया को जरूर करेगा। जैसे मान लीजिए किसी बालक से आपने प्रश्न पूछा कक्षा में। अब प्रश्न पूछने के बाद में बालक ने उत्तर दे दिया तो उसकी अनुक्रिया हो गई, उत्तर दे दिया। उसके बाद में आपने उसको कहा शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर आपका, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या फिर कोई टोपी दे दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये पुनर्बलन का कार्य कर रही है। जो अब बालक को पता चल गया कि नहीं यार बाद में अच्छी चीज़ें मिलती है, तो दोबारा वो आप जब उससे प्रश्न पूछोगे तो वो याद करके लाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो वो क्रिया की पुनरावृत्ति करेगा यदि उसको प्रभावी उद्दीपक हम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाने पर यदि उसे भोजन प्राप्त हो जाता है तो चूहा दोबारा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर अवश्य दबाएगा। लीवर अवश्य दबाएगा मतलब अनुक्रिया जरूर करेगा यदि उसको भोजन मिल जाएगा बाद में तो। ठीक है, ये इनका एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर दूसरा इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वो क्या था? अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला। अधिगमकर्ता का मतलब क्या होता है? सीखने वाला। अधिगम की प्रक्रिया में क्रिया करने के लिए मुक्त होना चाहिए, क्योंकि बाध्य करके क्रिया कराई जा सकती है किंतु सिखाया नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो चूहा था वो क्रिया करने के लिए क्या था? स्वतंत्रता। मतलब उसके मन में अगर वो चाहे, ठीक है, वो चाहे तो लीवर को दबाए, वो चाहे तो लीवर को नहीं दबाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। वो स्वतंत्रता मतलब सीधी सी चीज़ है। जो अधिगम करता है, जो चूहा है, वो अधिगम की प्रक्रिया में मतलब लीवर को दबाने में, क्रिया करने के लिए मुक्त होना चाहिए। उसकी मर्जी है वो लीवर को दबाए या नहीं दबाए, क्योंकि यदि आप जबरदस्ती, जैसे घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य करके सिर्फ आप वहाँ तक उसको ले जा सकते हो, उसको सिखा नहीं सकते हो। सीधी सी चीज़ है। इन्होंने दूसरा निष्कर्ष इस प्रकार से निकाला था साथियों। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दे दिया, जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाना या नहीं दबाना कुछ भी उसकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ उदाहरण इसका हो सकता है।
फिर आगे बात करें तो इन्होंने एक और इसमें एक टॉपिक बताया है पुनर्बलन की अवधारणा, क्योंकि इन्होंने जो बाद में भोजन दे रहे थे वो भोजन किसका कार्य कर रहा था, पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। तो जो पुनर्बलन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है साथियों, इन्होंने 2 प्रकार पुनर्बलन के बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला इन्होंने जो पुनर्बलन का प्रकार बताया है वो है धनात्मक पुनर्बलन, और जो दूसरा बताया है वो है ऋणात्मक पुनर्बलन, जिसको हम आगे देखेंगे। तो जो धनात्मक पुनर्बलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको कहा जाता है साथियों, क्या होता है ये समझना इस चीज को। अधिगम की प्रक्रिया में किसी बल के जुड़ जाने से यदि क्रिया की गति बढ़ जाती है तो इसे ही धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। समझ साथियों, बात को समझना। जैसे भी कोई चीज है, अधिगम की प्रक्रिया, कोई क्रिया चल रही है जिसमें बालक को कुछ सिखाया जा रहा है, यदि कोई बल के जुड़ जाने से अधिगम की क्रिया की गति बढ़ जाती है तो इसे ही धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। मतलब कोई चीज ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद में अधिगम जो क्रिया, अधिक सीखने की जो गति है वो और तेज हो रही है, तो वही धनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है साथियों। जैसे यहाँ पर इसके भी 2 प्रकार है। किसके 2 प्रकार है? जो धनात्मक पुनर्बलन है इसके भी 2 प्रकार है। एक तो है प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलन, एक है द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलन। तो जो प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलन है वो क्या है? भोजन, पानी। और जो द्वितीयक, मतलब उदाहरण है ये ना, द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलन क्या है? प्रशंसा और सम्मान। यहाँ पर जो भोजन, पानी जैविक आवश्यकता, प्रशंसा, सम्मान बाहरी आवश्यकता। समझना इस चीज को। तो जो धनात्मक पुनर्बलन है इसके 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो जैविक आवश्यकता होती है जैसे भूख, प्यास, नींद, साथियों ये प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलन होती है। और इनका अलावा जो बाहरी जो आवश्यकता हमारी होती है जैसे उपलब्धि वगैरह है, प्रशंसा है, सम्मान है, ये चीज़ें ये द्वितीयक धनात्मक पुनर्बलन के रूप में कार्य करती है। तो इनको हम बाहरी आवश्यकता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ भाई धनात्मक पुनर्बलन। अब हम देखेंगे ऋणात्मक पुनर्बलन। तो जो ऋणात्मक पुनर्बलन है, ऋणात्मक पुनर्बलन जिसको नेगेटिव इन्फोर्समेंट के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है समझना। अधिगम की प्रक्रिया में किसी बल के घटाने या हटाने से अनुक्रिया की दर बढ़ती है तो इसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे बिजली का झटका, तेज रोशनी, ये सारी ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य को कर रहे हो और बिजली का झटका बार बार दिया जा रहा है उस कार्य को करने में, और बिजली के झटके को वहाँ से हटा लिया जाता है तो आप उस कार्य को अच्छे से कर सकते हो। तो वहाँ पर उस किसी कोई बल घटाने से या हटाने से, तो बिजली का झटका यदि वहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर उस चीज़ को करने में तीव्रता आ जाती है। जैसे तेज रोशनी, आप कहीं कोई कार्य कर रहे हो और तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ रही है तो फिर आपको उस कार्य को करने में बाधा आती है। यदि ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि भाई तेज रोशनी आपकी आंखों पर नहीं पड़े तो फिर आप उस कार्य को और अच्छे से कर सकते हो। तो मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब यूं नहीं है कि भाई कोई चीज ऋणात्मक पुनर्बलन के रूप में मतलब दंड दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऋणात्मक पुनर्बलन अलग है और दंड अलग है साथियों, दोनों चीजें अलग अलग होती है। इसमें क्रिया की जो गति है वो बढ़ती है, अधिगम की जो गति है वो बढ़ती है। किसमें? चाहे वो धनात्मक पुनर्बलन हो चाहे वो ऋणात्मक पुनर्बलन हो, दोनों में अधिगमकर्ता सीखने की गति को बढ़ावा देता है। मतलब अधिगमकर्ता की जो सीखने की गति है वो ज़्यादा होती है न कि कम, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक में हो। धनात्मक में क्या होता है, कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है, और ऋणात्मक में क्या होता है साथियों, किसी चीज़ को वहाँ से हटा लिया जाता है। लेकिन दोनों में ही अधिगम की क्रिया तीव्र होती है। यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिख रखा है, समझना। दंड ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है, दंड से अनुक्रिया की संभावना घटती है जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। क्योंकि दंड अलग होता है और ऋणात्मक पुनर्बलन अलग होता है साथियों। दंड में क्या होता है, अनुक्रिया की संभावना कम की जाती है, जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दंड अलग है और ऋणात्मक पुनर्बलन अलग है, दोनों को एक नहीं मानना है। दंड से तो अनुक्रिया को समाप्त किया जाता है। जैसे किसी अनुक्रिया को आपको समाप्त करवाना हो तो वहां पर फिर दंड दिया जाता है, लेकिन अनुक्रिया को समाप्त नहीं करवाना है, बढ़वाना है अनुक्रिया को, तो वहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का पुनर्बलन यूज कर लिया जाता है। क्लियर है ये भी सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, स्किनर ने अपने सिद्धांत में व्यवहार के भी प्रकार बताए हैं। अब कितने प्रकार बताए हैं समझना। व्यवहार के इन्होंने 2 प्रकार बताए अपने सिद्धांत में। स्किनर ने 2
प्रकार के व्यवहारों पर इन्होंने बल दिया है। कौन कौन से व्यवहार? तो पहला देखना भाई, पहला इन्होंने जो व्यवहार का प्रकार बताया है वो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, और दूसरा जो बताया है वो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को हम देखेंगे साथियों। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? देखो, ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए बाध्य रहता है उसको ही प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। जैसे आंखों पर तेज रोशनी डालने पर आंखों को बंद कर लेना, ये क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। मतलब आप उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हो, यूं नहीं कि अपनी मर्जी से कर रहे हो, बाध्य हो जाते हो। जैसे गुलामी एक तरह से होती है ना, नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वो चीज़ है, आप अपनी मर्जी से नहीं चलते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा है, आंखों पर तेज रोशनी डालने पर। जैसे आप कहीं बैठे और अचानक से तीव्र रोशनी आपकी आंखों पर डाल दी जाती है, तो आप थोड़ी नहीं, मैं कुछ देर तो आंखों को खुला रखूंगा और उसके बाद में बंद करूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा साथियों? फिर वहां पर आप तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लोगे। तो वो जो तुरंत हम आंखों को बंद कर लेते हैं, जिसपे हमारा सिस्टम अचानक से कार्य करता है, हम उसमें सोचते नहीं हैं, बिल्कुल क्रिया कर देते हैं तुरंत ही, वही प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पैरों के नीचे कोई कांटा आ जाता है, तो आप तुरंत उस स्थान से पैर को हटा लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि यार मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं, आप तुरंत हटा लोगे बिना कुछ सोचे। तुरंत ही आपके सामने कोई शेर आ जाता है, तुरंत वहां से भाग लोगे आप, यूं नहीं कि नहीं एक बार इससे हाथ मिला लेता हूं और फिर भागूंगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है, तुरंत क्रिया होती है, तो वो ही प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है, जिसमें आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत संकेत देता है, बिना सोचे समझे ही आप क्रिया कर देते हो साथियों। ठीक है, दूसरा जो प्रकार का व्यवहार है वो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति क्रिया करने के लिए स्वतंत्र रहता है। जैसे चूहे द्वारा लीवर दबाना या नहीं दबाना, उसकी मर्जी है तो लीवर दबाएगा, उसकी मर्जी नहीं है तो लीवर को नहीं दबाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। क्रिया प्रसूत व्यवहार में व्यक्ति बाध्य नहीं रहता है। जैसे आपकी मर्जी है तो चैनल पे वीडियो को देखोगे, आपकी मर्जी नहीं है तो नहीं देखोगे, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह है क्रिया प्रसूत व्यवहार, और यही सीखने के लिए इस प्रकार का व्यवहार ही उत्तम माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता है, व्यक्ति की मर्जी उसमें शामिल होती है, व्यक्ति सोच समझ कर डिसीजन लेता है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यवहार क्लियर है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्रिया प्रसूत व्यवहार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। देखो, अगर हम आगे बात करें तो स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूची भी बताई। देखो, एक और चीज अभी मैं बता देता हूं, इस सिद्धांत के जो दोष है, इस सिद्धांत के जो शिक्षा में उपयोग है, उसके बाद में भी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर का, और जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है पावलोव का, इन दोनों का तुलनात्मक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, तब जाके चीजें क्लियर होगी। तो यूं नहीं कि भाई दोष पढ़ लिए उपयोग पढ़ लिए और लास्ट में अब वीडियो पूरा हुआ, नहीं। लास्ट में 2-3 मिनट की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी हालत में आपको पढ़ना ही है साथियों। तो हम बात करेंगे पुनर्बलन अनुसूची के बारे में। स्किनर ने इसके भी 2 प्रकार बताए हैं। किसके? पुनर्बलन अनुसूची के। पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार की होती है। पहली है सतत पुनर्बलन अनुसूची। इस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को उसकी प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लगातार पुनर्बलन जिसमें दिया जाता है प्रत्येक अनुक्रिया पर, वो ही सतत पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है। जैसे बालक के हर सवाल के सही जवाब पर प्रत्येक बार एक चॉकलेट देना, प्रत्येक बार, किसी भी बार मिस नहीं कर रहे हो आप, हर बार उसको पुनर्बलन दे रहे हो, तो वो ही क्या कहलाएगा साथियों? सतत पुनर्बलन अनुसूची। जबकि अगर हम बात करें आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, जो कि अनुसूची का दूसरा प्रकार है, तो इस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची में कुछ अंतराल पर पुनर्बलन दिया जाता है। आंशिक मतलब बीच बीच में, छोड़ कर। ठीक है, कुछ गैप कर दिया जाता है, कभी पुनर्बलन दिया, कभी नहीं दिया, फिर नहीं दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया, फिर नहीं दिया, फिर दे दिया। तो इस प्रकार यदि हम पुनर्बलन देते हैं तो वो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहलाएगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं साथियों। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात? नोट करके लिखा है मैंने।
सतत पुनर्बलन अनुसूची की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन अनुसूची अधिक प्रभावी मानी जाती है। अब आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, 101% यही सत्य है साथियों, यही एग्जाम में सही माना जाता है। क्या क्या सही माना जाता है, देखो एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, ये देखिएगा। सतत पुनर्बलन अनुसूची की अपेक्षा आंशिक, आंशिक मतलब जो बीच बीच में हम पुनर्बलन देते हैं वो ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। कैसे समझना इस चीज़ को, यहाँ हमें ये याद रखना होगा साथियों कि सतत पुनर्बलन अनुसूची से अनुबंधन स्थापित भी जल्दी हो जाता है और अनुबंधन का विलोपन भी जल्दी हो जाता है, जबकि आंशिक पुनर्बलन अनुसूची से अनुबंधन स्थापित होने में समय भी लगता है, लेकिन अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात वो अधिक समय तक चलता है और अधिक समय तक वो रहता है, मतलब विलोप भी देर से होता है। तो जिसमें देर से विलोप हो रहा है, आसानी से विलोप नहीं होता है, वो है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, और जिसमें आसानी से विलोप हो जाए है वो है सतत पुनर्बलन अनुसूची। तो हम कह सकते हैं कि सतत की बजाय आंशिक पुनर्बलन अनुसूची ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। जिसे मान लीजिए यहाँ पर चूहे की प्रत्येक अनुक्रिया पर, चूहा की अनुक्रिया क्या है, लीवर को दबाना, यदि उसकी प्रत्येक अनुक्रिया पर हम उसको भोजन देते हैं और यदि उसको 2-3 बार ही हमने भोजन नहीं दिया तो वो समझ जाएगा कि अब भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम प्रत्येक अनुक्रिया पर भोजन नहीं देते हैं, 2-3 बार लीवर दबा दिया और 1 बार भोजन दिया, फिर 2 बार लीवर दबा दिया, फिर 1 बार भोजन दिया, तो चूहे को ये पता है कि ये बीच बीच में, मतलब वो समझ जाएगा कि नहीं मैं लीवर को दबाता रहूँगा, क्या पता कब भोजन आ जाए। ये होती है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें ज़्यादा समय तक अनुबंधन स्थापित रहता है साथियों। आगे हम बात करें तो देखो इसके शैक्षिक उपयोग, क्या क्या शैक्षिक उपयोग है। पहला शैक्षिक उपयोग है सकारात्मक पुनर्बलन पर यह सिद्धांत बल देता है, क्योंकि इसमें अधिगम की क्रिया को बढ़ावा ही मिलता है, चाहे वो सकारात्मक हो या ऋणात्मक हो। शिक्षण मशीन का आविष्कार भी स्किनर ने किया था, अभिकर्मित अनुदेशन का आविष्कार भी स्किनर ने किया था। इसमें बालक स्वयं गति से सीखता है, ठीक है, किसमें, अभिकर्मित अनुदेशन में। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। तो साथियों इसलिए इनमें भी ये सिद्धांत सहायक माना जाता है। तत्काल पुनर्बलन प्रदान करने में इस सिद्धांत को सहायक माना जाता है कि भाई इसमें तत्काल पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रखने में ये सिद्धांत सहायक माना जाता है। बच्चे रेडियो, टीवी, कैमरा चलाना इसी सिद्धांत पर आधारित होकर सीखते हैं। देखो आरबीएससी का मैटर डाल रखा है मैंने ये सारा, ठीक है। आरबीएससी की कक्षा 11वीं की किताब में से ज़्यादातर चीज़ें ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न वहाँ से बनते हैं। आपने पिछली रीट में भी इस चीज़ को देख लिया होगा। तो देखो बच्चे जो रेडियो चलाना है, टीवी है, कैमरा चलाना है, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अगर हम दोषों की बात करें तो क्या क्या इसके दोष है। पुनर्बलन की मात्रा पर इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया गया। दोष के बाद में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है पुनर्बलन कितना देना है, कितना नहीं देना है। अधिक स्वतंत्रता से अनुशासनहीनता जन्म लेती है, क्योंकि इस सिद्धांत में स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि स्वतंत्र रहकर ही बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। यांत्रिकीकरण पर इसमें बल दिया गया है। आनुवंशिकी के कारकों को इसमें महत्व नहीं दिया गया है। तो इसके ये कुछ दोष है साथियों, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तरफ हम रख रहे हैं प्राचीन अनुबंधन। तो साथियों इस सारणी को समझ लेते हो, मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दोनों चीज़ों को यदि यहाँ पर आप समझ लेते हो तो दोनों सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो प्राचीन अनुबंधन किसने दिया था, पावलोव के द्वारा प्राचीन अनुबंधन दिया गया, पहली चीज़। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है भाई स्किनर ने दिया है। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो तुलनात्मक वर्गीकरण है क्या है वो, प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रियाएं अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती होती है। जैसे भोजन को देख करके लार का आना, कुत्ता यूं नहीं सोचता है कि भोजन आ चुका है अब मैं भी लार निकालूं अंदर से बाहर, तो ऐसा नहीं होता है, अचानक से ऑटोमेटिक वो लार आ जाती है। तो इसलिए अनुक्रिया जो है वो कैसी है, अनैच्छिक है और प्रतिवर्ती है। किसमें, प्राचीन अनुबंधन में। जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रिया कैसी होती है, ऐच्छिक होती है साथियों, क्योंकि इसमें अनुक्रिया क्या है, लीवर को दबाना। क्रिया प्रसूत जो अभी हमने पढ़ा है उसमें देखो एक और चीज़ है, अगर आपने इसके पहले की 9 क्लासें नहीं देख रखी है तो मैंने यहाँ पर लास्ट में लगा दूंगा, प्लेलिस्ट बना रखी है, 9 क्लासें आपको मिल जाएगी। इसमें अनुक्रिया क्या होती है, ऐच्छिक
ऐच्छिक होती है, क्योंकि लीवर को दबाए या नहीं दबाए ये किसकी मर्जी है, चूहे की, ठीक है, इसलिए इसमें अनुक्रिया ऐच्छिक होती है। तो ये पहला जो बिंदु है ये सभी की क्लियर है। चलिए दूसरा बिंदु, पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, और इसमें क्या है, क्रिया प्रस्तुत में साहचर्य निर्माण में परिणाम में महत्वपूर्ण होता है साहचर्य निर्माण। तो देखो पूर्वगामी उद्दीपक इसमें होता है घंटी का बजाना, क्या होता है, घंटी का बजाना, उसके बाद में भोजन दिया जाता है साथियों। तो जो पूर्वगामी उद्दीपक है मतलब जो घंटी है ये साहचर्य मतलब अनुबंधन स्थापित करने में महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर साहचर्य निर्माण में जो अनुबंधन स्थापित किया जा रहा है इसमें परिणाम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिणाम यहाँ पर क्या है, भोजन। तो साथियों यहाँ पर यदि भोजन नहीं दिया जाता है तो फिर वो लीवर को क्यों दबाएगा, इसलिए इसमें परिणाम महत्वपूर्ण होता है, और इसमें जो पहले का जो उद्दीपक हो वो महत्वपूर्ण होता है अनुबंधन स्थापित करने में। तो ये दोनों बिंदु भी आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा बिंदु, अनुबंधित उद्दीपक मतलब यूएस का प्रस्तुतिकरण प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब क्या होता है साथियों, भोजन, क्या होता है, भोजन होता है, और अनुबंधित उद्दीपक का मतलब क्या होता है, घंटी होता है। तो यहाँ पर जो भोजन है इसका प्रस्तुतिकरण, भोजन को कौन देता है, प्रयोगकर्ता, जो प्रयोग करने वाला है वो चाहे तो भोजन दे या फिर नहीं दे, उसके नियंत्रण में ये चीज होती है प्राचीन अनुबंधन में। जबकि यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में क्या होता है, पुनर्बलन का मिलना या न मिलना प्राणी के नियंत्रण में होता है, मतलब जो सीखने वाला है उसके नियंत्रण में, क्योंकि वो लीवर को दबाएगा तभी तो उसको पुनर्बलन मिलेगा। अगर वो लीवर को ही नहीं दबाएगा तो पुनर्बलन उसे कहाँ से मिलेगा, तो मतलब मैं क्रिया करूँगा तभी मुझे पुनर्बलन मिलेगा। तो यहाँ पुनर्बलन का मिलना या न मिलना जो अधिगम करता है उसके नियंत्रण में होता है। ये तीसरा पॉइंट भी सभी के क्लियर है। चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्राणी निष्क्रिय होता है, इसमें प्राणी सक्रिय होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्राणी कौन था, कुत्ता था, उसको कुछ भी नहीं करना था, उसके तो मुंह में लार आती थी, वो कुछ भी नहीं, यहाँ पर पहले घंटी बजा रहे फिर भोजन दे रहे, तो उसमें प्राणी कौन सी क्रिया कर रहा है, वो तो भोजन ही करता है और कुछ भी नहीं करता है। जबकि इधर क्या है, प्राणी सक्रिय होता है, चूहा खुद लीवर को दबाता है तब उसको भोजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें प्राणी सक्रिय होता है क्रिया प्रस्तुत स्किनर वाले में, और प्राचीन अनुबंधन जो पावलोव का है इसमें कुत्ता क्या होता है, निष्क्रिय होता है। चलिए पांचवा प्रकार, तो पांचवा जो प्रकार है दोनों में क्या है, अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। मतलब अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है पहले घंटी बजाई दी जाती है, उसके बाद में अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है साथियों भोजन के आने की आशा होती है। प्रत्याशा मतलब आशा होती है कि भाई पहले घंटी बज गई मतलब अब भोजन आने वाला है। जबकि इसमें एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है कि जब लीवर को दबा दिया जाता है तो फिर वहां पर पुनर्बलन मतलब भोजन मिलेगा। ठीक है। छठा इसमें जो बिंदु है वो है लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति एक नई अनुक्रिया उत्पन्न करना है जो सामान्यतः नहीं होती है। इसका लक्ष्य क्या होता है कि एक उद्दीपक के प्रति कोई नई अनुक्रिया सिखाई जाती है जो नॉर्मली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घंटी से लार का आना हो रहा है साथियों। तो इस लक्ष्य क्या है कि घंटी से लार का आना हो जाए जो सामान्यतः नहीं होती है। तो क्या घंटी से लार का आना हो जाता है यदि भोजन नहीं दिया जाता है तो भोजन दे रहे हैं हम ताकि घंटी से अनुबंधन स्थापित हो जाए। तो क्या लक्ष्य है कि भाई कुछ नई चीज की जाती है इसमें। घंटी से भाई लार का आना तो भोजन से होता है लेकिन यहाँ घंटी से भी लार का आना हो रहा है साथियों। तो इसका लक्ष्य क्या होता है, कुछ नई अनुक्रिया जो नॉर्मली नहीं होती है उसको कराया जाता है। और जबकि क्रिया प्रसूत स्किनर वाले में क्या होता है, लक्ष्य किसी पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को बढ़ाना है कि जो पहले जो अनुक्रिया की जाती है यहाँ पर क्या लक्ष्य है, उस अनुक्रिया को बढ़ावा देना। मतलब जो यहाँ पे जो लीवर को दबाया जा रहा है तो फिर क्या लक्ष्य है कि वो जल्दी जल्दी लीवर को दबाए। मतलब उसको लीवर को दबाने के बाद उसको तुरंत क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो यहाँ क्या लक्ष्य है कि लीवर को जितनी बार दबाएगा उतनी बार भोजन नीचे आ जाएगा। तो मतलब जो पहले जो अनुक्रिया हो रही थी उसकी दर को बढ़ाना है यहाँ पर लक्ष्य क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास से साथियों ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे विलोपन है, ये मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था। विलोपन है, सामान्यीकरण है,
सामान्यकरण, पावलोव के सिद्धांत में ये चीज़ें पढ़ा दी थी, ये इसमें भी है। तो वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, विलोपन है, सामान्यकरण है, और भी कुछ चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो उस वीडियो को आप देखकर ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।